हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीओपीडी पे। सीओपीडी क्या है? एक लंग्स की डिजीज़ है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, वेट लॉस होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सीओपीडी के अंदर। तो आइए जानते हैं सीओपीडी होता क्या है। तो सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड का क्या मतलब होता है? लंग्स से जो रिलेटेड होता है उसका मतलब होता है पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ये हो गया सीओपीडी का फुल फॉर्म। अब आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं हम। डेफिनेशन क्या है सीओपीडी की? सीओपीडी एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयरवे में। ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे यानी कि जो हमारा एयरवे होता है, जैसे नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब से जो होता है यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्रोंकाई के अंदर, तो ये सीओपीडी के अंदर होता है ऑब्स्ट्रक्शन विच इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। चलो ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है एयरवे के अंदर, पर ये ऑब्स्ट्रक्शन कभी वापस से मतलब सही नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है, और ये प्रोग्रेसिव होता है, दिन पे दिन ये बढ़ता जाता है। ठीक है, इसीलिए सीओपीडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आज की डेट के अंदर सीओपीडी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, सीओपीडी क्या होता है? दो तरह की प्रॉब्लम्स को मिलके बनता है। टू डिजीज कॉज सीओपीडी। वो कौन कौन सी डिजीज है? पहला है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस अगर आपको पता हो कि ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई होती है, उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और क्रॉनिक का मतलब कि काफ़ी लंबे समय से अगर इन्फ्लेमेशन रहता है ब्रोंकाई के अंदर तो उसे हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। दूसरा है हमारा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो होता है, एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है? ये एल्वेलाई को डैमेज करता है। एल्वेलाई जो होती है उनका जो वॉल्स होती है वो इलास्टिक होती है, यानी कि जब एयर अंदर जाती है तो फैलती है और जब एयर बाहर निकलती है तो वापस से रिकॉइल करती है। तो एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है? यही जो इलास्टिसिटी है आपकी एल्वेलाई की, वो क्या होती है? कम हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है? हमारा गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो पाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको लिखते हैं लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वेलाई। ये होता है। ब्रोंकाइटिस तो है ही इन्फ्लामेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। जब ये दोनों डिजीज कंडीशन होती हैं तब सीओपीडी होने का खतरा बढ़ता है। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी हम देखें। इटियोलॉजी या तो रिस्क फैक्टर कि भाई किन लोगों के अंदर ये ज़्यादा होता है। तो ये मेनली जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या इस लंबे टाइम से स्मोकिंग करते आ रहे हैं उनके अंदर होने का खतरा ज़्यादा होता है। पर ऐसे लोगों को भी हो जाता है जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे लोगों को कैसे हो जाता है जो स्मोकिंग नहीं करते। तो सबसे पहला है स्मोकिंग। जो 90% सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनको स्मोकिंग की वजह से होता है। बाकी जो रह जाते हैं 10% वो देखते हैं।
जैसे कि ओकेजनल या ऑक्यूपेशनल, सॉरी, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड फ्यूम्स। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड फ्यूम्स? तो यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि उनको डस्ट से, फ्यूम से, स्मोक से उनको उनका कांटेक्ट होता रहेगा। जैसे कि मान लो कोई फायर ब्रिगेड में, वो लोग ज़्यादातर फायर के साथ डील करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डस्ट उड़ता है, स्मोक होता है। वो मैकेनिक्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर और फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्कर होते हैं, उनका वो काम ही है कि उनको डस्ट से एक्सपोजर उनका होता रहेगा, तो उनके अंदर ये खतरा ज़्यादा होता है। या फिर जो लोग जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर AQI बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बढ़ गया है, तो जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है। जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक आपका हार्मोन होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हार्मोन, जब इसकी कमी हो जाती है तो भी क्या होता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है एल्विलाई की, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लग जाता है आपका ब्रोंकाई के अंदर। तो एक ये भी फैक्टर है, प्लस एज के साथ भी हो जाता है, एज की वजह से भी होता है। प्लस आप मान लो कि कोई नॉन स्मोकर है और उसका कोई फ्रेंड स्मोकिंग करता है और उसके साथ ये ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है, तो उसको भी हो जाता है। यानी कि पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी होता है। पैसिव स्मोकिंग मतलब खुद तो नहीं कर रहा है पर उसके आसपास में लोग कर रहे हैं लगातार स्मोकिंग, तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस होते हैं। तब इसके आगे हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है हमारा COPD। फिर इसके आगे अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी दो तरह से मैंने डिवाइड की है कि अगर मान लो आप स्मोक करते हो या एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हो तो ये आपको फर्स्ट वाली पैथोफिजियोलॉजी समझनी है। अगर आप सेकंड वाला, अगर जेनेटिक कॉज होता है कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है, तो ये सेकंड वाली फिजियोलॉजी है। पहले फर्स्ट वाले को समझते हैं। अगर कंटिन्यूअसली ब्रोंकियल इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, आप स्मोक करोगे तो उससे जो स्मोक जाता है वो हमारी ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स इन सबको क्या करता है, छीलता रहता है, धीरे 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 वहाँ पे इरिटेशन होता है, रेडनेस होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, म्यूकस हाइपर सिक्रीशन होगा। अगर इरिटेशन होगी तो वहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होगा और इंक्रीज होगा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे सिस्टिकिनिन जो होगा, इनका जो प्रोडक्शन होगा वहाँ पे ज़्यादा होने लग जाएगा। और म्यूकस हाइपर सिक्रीशन से सिलियरी डिसफंक्शन होगा। सीलिया जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि एब्जॉर्ब करता है म्यूकस को, अगर मान लो हाइपर सिक्रीशन होगा तो म्यूकस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो सिलियरी डिसफंक्शन होगा जिसकी वजह से एडिमा होगा। अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो एडिमा हो जाएगा। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से नैरोइंग होगी और ब्रोंकाइटिस होगा। या फिर इस तरह से देखो, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बढ़ गए, सिस्टिकिनिन, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया, थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल हो गई। तो फाइब्रोसिस होगा, थिकनिंग हो गई अगर ब्रोंकियल वॉल्स की, तो जल्दी से रिकॉइल नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसकी वजह से भी नैरोइंग हो गई। जैसे कि मान लो ये नॉर्मल आपका ब्रोंकाई है और ये इसका ल्यूमन है, ठीक, ये नॉर्मल है। अब इसमें ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये ल्यूमन बहुत छोटा सा हो जाएगा और ये वॉल्स जो होंगी वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा है अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से कैसे होगा। अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी से क्या होगा, जो इलास्टिन होगा ब्रोंकियल वॉल्स के अंदर उसका ब्रेकडाउन होने लगेगा। उससे क्या होगा, लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल ऑफ ब्रोंकियल वॉल, जो इलास्टिसिटी होती है कि एयर आएगी तो एक्सपेंड होगा फिर वापस से रिकॉइल करेगा, वो कम हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलर वॉल्स और कैपिलरी, और जो हमारी एल्वेलाई होती हैं उनकी वॉल से कैपिलरी जुड़ी हुई होती हैं,
अगर उसकी वजह से क्या होगा, एल्विलर वॉल्स जो होंगी उनका डिस्ट्रक्शन होगा, तो फिर कैपिलरीज का भी डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, इससे एम्फाइसीमा होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एल्विलाई रिकॉइल, जब एयर जाती है तो फैलती है और वापस से रिकॉइल करती है, तो जब एम्फाइसीमा हो जाएगा तो वापस से रिकॉइल वाला सिस्टम नहीं रहेगा, तो उसमें एयर ट्रैपिंग होने लगेगी, एयर वहीं पर रुकी रहेगी। अब इसके आगे हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में जानते हो, वो देखते हैं। अब देखते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा कि कफिंग होगा, कफिंग विथ स्पूटम और विदाउट स्पूटम भी हो सकता है। डिस्पीनिया यानी कि सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डिस्पीनिया का टर्म होता है। विस्लिंग एंड विजिंग एंड विस्लिंग साउंड आएगा जब भी सांस लेगा कोई इंसान। चेस्ट टाइटनेस होगा, एनलार्ज एल्विलाइज होंगी, ये एक्सरे से पता चलेगा, एनलार्जमेंट ऑफ एल्विलाई। वेट लॉस होगा, ठीक। सीवियर स्टेज में जाने पे क्या होगा, साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। मॉर्निंग हेडेक होगा। हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस का मतलब क्या होता है कि ब्लड इन स्पूटम। स्वेलन फीट एंड एंकल्स, फीट और एंकल्स में स्वेलिंग होगी। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, क्योंकि एम्फाइसीमा हो गया तो वहाँ पे क्या हुआ, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा उसके अंदर रेस्पिरेशन सही से नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, ठीक है। डायग्नोसिस में आप क्या क्या परफॉर्म करोगे, सबसे पहले तो कोई भी डिजीज हो, कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन फिर इमेजिंग टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन, फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा, पीएफटी, इसी को स्पाइरोमेट्री भी बोलते हैं। एबीजी एनालिसिस यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसके अंदर पता चलता है कि आर्टरीज पे जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या कॉन्सेंट्रेशन है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कॉन्सेंट्रेशन है। पल्स ऑक्सीमेट्री से पता चलेगा पल्स रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन। अल्फा 1 ट्रिप्सिन लेवल, इसको चेक करेंगे, ये नॉर्मल क्या होता है 75 टू 150 mg पर डेसीलीटर होता है नॉर्मली ब्लड के अंदर। फिर इसके आगे देखते हैं हम ट्रीटमेंट। सीओपीडी का ट्रीटमेंट जो है कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है, तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट ओनली मैनेज, मतलब आप जब तक मेडिसिन लोगे, उसको प्रिकॉशंस लोगे तो वो कम रहेगा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मली लाइफ जी सकते हो, पर ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकता है सीओपीडी। तो इसका आप मैनेजमेंट देखते हैं, बोथ मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। आप क्या क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो भी स्मोकर्स हैं उनके लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है ब्रोंकोडाइलेटर्स, इनका काम होता है कि ब्रोंकाई को डायलेट करना, जैसे कि साल्बुटामॉल, डेटिफाइलिन, थियोफाइलिन, ये काम करती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं उनका। फोर्थ है म्यूकोलिटिक्स, म्यूटोलिटिक्स जैसे कि एसिटाइल सिस्टीन, इनका काम क्या होता है, म्यूकस को जो है थिन करना, म्यूकस को और पतला बनाना, ठीक। फिर है पांचवा एंटीबायोटिक्स, एमॉक्सिलिन, एंटीबायोटिक्स जैसे बैक्टीरियाज के खिलाफ हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। सिक्स है अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे, अगर मान लो जेनेटिक है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है तो इसका हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। सेवेंथ है, ये सबसे पहला भाई प्रिवेंशन है, यही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना, तो वैक्सीन्स लेना प्रिवेंशन है। जैसे कि पेंटा के अंदर भी कई सारी वैक्सीन्स होती हैं, मिक्स होती हैं 5 वैक्सीन, जो कि हेल्प करती हैं हमारा सीओपीडी से बचने के लिए। और ये पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन, निमोनिया के बचने के लिए ये इस्तेमाल में ली जाती है। ये दोनों वैक्सीन क्या करती हैं, हेल्प करती हैं सीओपीडी को थोड़ा कम करने में। फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको असेसमेंट करना है उसके वाइटल साइंस का, रेस्पिरेटरी रेट का, ऑक्सीजन सेचुरेशन का, ये सब असेसमेंट करना है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ये सारा असेसमेंट करना है। प्रोवाइड करना है हाई फाउलर पोजीशन, अगर मान लो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है सीओपीडी के अंदर तो उसे हाई फाउलर पोजीशन देनी है। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, अगर उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रहा है उसको मेंटेन करके रखना होता है 90 अबव।
नेबुलाइजेशन करना होता है कि अगर मान लो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो नेबुलाइजर का यूज़ करेंगे उसके ऊपर। फिर प्रोवाइड करना हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर अप टू 3 लीटर्स। नॉर्मली 3 लीटर्स अगर कोई पानी पिएगा तो उसका म्यूकस क्या होगा, थिन होगा। जितना ज़्यादा पानी पियोगे म्यूकस थिन होगा। और हाई कैलोरी डाइट चाहिए क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए हाई कैलोरी डाइट चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट चाहिए क्योंकि जो एल्विलाइज होती हैं उनकी वॉल्स डैमेज हो जाती हैं तो उसको थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट रहेगी तो उसको रिपेयर में होने में आसानी रहेगी। तो यहाँ तक हमारा था COPD का मैनेजमेंट। ये COPD अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस को पाने के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।